अस्सलामुअलैकुम। हमारा चैप्टर 16 चल रहा था फिज़िक्स का, आज उसका थर्ड लेक्चर है। हमने जो डिस्कशन कंप्लीट की थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फेज़। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। फेज़ के बारे में हम सीखते हैं। व्हाट इज़ फेज़? The angle which specifies the instantaneous value, of alternating voltage or current। किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी या करंट की जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल, उसको स्पेसिफाई कर रहा होता है। उस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं? फेज एंगल। द एंगल विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज। जब फेज चेंज हो रहा होता है, वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। यहाँ पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फेज। करंट और वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी कंप्लीट साइकिल में जब फेज क्या होगा हमारे पास? जीरो, पाई और 2 पाई। हमें अच्छे से पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर जीरो होता है फेज, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो जैसे जैसे फेज चेंज हो रहा होगा, वोल्टेज की या करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। यहाँ पर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट जीरो कब होती है? जब फेज जीरो, फेज 180, फेज 360, पाई 2 पाई। दीज आर MCQs। करंट और वोल्टेज की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी हमारे पास? जब एंगल होगा फेज एंगल पाई बाई 2, जब एंगल होगा हमारे पास 3 पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 होगा तो पॉजिटिव पीक अप्रोच कर रही होगी ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज यानी कि करंट और वोल्टेज। जब यहाँ पर एंगल फेज एंगल होगा 3 पाई बाई 2 तो उस वक्त ये नेगेटिव पीक को अप्रोच कर रही होगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का सारा एक्सप्रेशन सीखा है। दीज आर MCQs एंड डेफिनेशन। उसके बाद आ जाता है एक कंसेप्ट कि कब हम दो क्वांटिटीज़ को इन फेज बोलेंगे, कब हम दो क्वांटिटीज़ को आउट ऑफ फेज बोलेंगे। जब यहाँ पर देखें दो वेव्स हैं, एक ब्लैक मार्कर से मैंने बनाई है और एक डॉटेड वेव बनाई है रेड मार्कर से। यहाँ पर दोनों ब्लैक भी इंक्रीज कर रही है, रेड भी इंक्रीज कर रही है, दोनों साथ साथ ब्लैक भी डिक्रीज कर रही है अगले इंटरवल में और रेड भी इंक्रीज कर रही है। ये सेम राइज और सेम फॉल कर रही हैं। तो इन वेव्स को हम क्या कहेंगे कि ये वेव्स इन फेज हैं। ये वेव्स क्या हैं हमारे पास? इन फेज। और इनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा हमारे पास? जीरो। जब राइज और फॉल सेम टाइम पर हो रहा हो तो उस वक्त दोनों वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, मतलब कि वो इन फेज हैं दोनों वेव्स। उसके बाद हमारे पास दो वेव्स हों, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें आउट ऑफ फेज कब कहा जाता है? जब एक वेव अपना पॉजिटिव पीक शो कर रही हो और दूसरी वेव जो नेगेटिव पीक शो कर रही हो। यहाँ पर एक रेड वेव बनी हुई है और एक ब्लैक वेव। ब्लैक वेव अपवर्ड इंक्रीज कर रही है जीरो लेवल से, जीरो रेफरेंस या जीरो एक्सिस से अपवर्ड इंक्रीज कर रही है और रेड वेव डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है। ये ब्लैक अपनी पॉजिटिव पीक को अप्रोच कर रही है और ये रेड अपनी नेगेटिव पीक को अप्रोच कर रही है। उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये जो दो वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज हैं। ये दो वेव्स आउट ऑफ फेज हैं और इनका फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री। दीज आर MCQs।
इनका फेज डिफरेंस कितना होगा 180। व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, तो याद रहे 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेज लैग और फेज लीड। हम यहीं पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, फेज लैग और फेज लीड क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फेज लैग एंड फेज लीड। यहां पर दो वेव्स कंसीडर कर लें। एक वेव अपने जीरो से स्टार्ट हो रही है, मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं। एक वेव अपने जीरो से स्टार्ट हो रही है और फिर ये इंक्रीज होगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर नेगेटिव पीक पे और फिर ये वापस जीरो पे, और एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इस वेव को मैं नाम दे देता हूं वेव 1, ठीक है। फिर हमारे पास एक और वेव है जो कि स्टार्ट हो रही है 90 से। फेज इस वक्त रेड वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर इसका जो फेज एंगल है वो क्या है π/2। ये π/2 फेज से स्टार्ट हो रही है, ये डिक्रीज होते हुए अपने जीरो एक्सिस को अप्रोच कर रही है। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू शो कर रही है, फिर जीरो को अप्रोच कर रही है और फिर ये पॉजिटिव पीक तक पहुंच रही है। यहां पर देखें, ब्लैक जीरो से स्टार्ट हुई और रेड 90 फेज एंगल से स्टार्ट हुई। ये फेज, इसका नाम रख लें सेकंड वेव, रेड वेव इज सेकंड वेव। हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों के फेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। हमने देखा कि पहली जीरो से स्टार्ट हो रही है, दूसरी जो स्टार्ट हो रही है वो 90 फेज एंगल से स्टार्ट हो रही है। इट्स मीन यहाँ पर जो सेकंड वेव है वो 90 फेज एंगल लीड कर रही है, और जो पहली वेव है ब्लैक मार्कर से जिसे मैंने बनाया है वो वेव 90 फेज एंगल लैग बिहाइंड कर रही है। यहाँ पे हम क्या वर्डिंग लिख सकते हैं सेकंड वेव इज लीडिंग, ठीक है। किसको? फर्स्ट वेव। सेकंड वेव इज लीडिंग टू फर्स्ट वेव बाय एन एंगल। फेज एंगल, कितना फेज एंगल लीड कर रही है? बाय एन एंगल 90 डिग्री या π/2 रेडियन एंगल। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हम वहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे? फेज लैग और फेज लीड। यहाँ पर सेकंड वेव जो है वो लीड कर रही है फर्स्ट वेव को, और जो फर्स्ट वेव है वो लैग बिहाइंड है, मतलब कि 90 एंगल पीछे है। लीड का मतलब आगे रहना और लैग का मतलब पीछे रहना। यहाँ पर जो वेव लैग करेगी हम उसको लैग बिहाइंड का वर्ड यूज़ करेंगे, जो वेव आगे होगी वो लीड का वर्ड यूज़ करेंगे। ये जनरल वर्डिंग्स थी, ठीक है। हम जब इसको टॉपिक में यूज़ करेंगे तो इन्हीं वर्डिंग्स को ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़, ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं वोल्टेज और करंट, एक्चुअली वेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हम इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनके चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की मदद लेते हैं। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें वेक्टर्स की फॉर्म में शो करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। हमारे पास वोल्टेज और करंट दो क्वांटिटीज हैं, इनको हम किस फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एसी क्वांटिटीज कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड by a
रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर, ये इसकी जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में होगी? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। किस अंदाज से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि कंसीडर करें कि हमने दो क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज और करंट। हम यहाँ पर एक्चुअली ये वेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हम इनको चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। ये एक क्वांटिटी यहाँ पे कंसीडर कर लें करंट, और यहाँ पर ये कंसीडर कर लें वोल्टेज। ये एक क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी। हमने यहाँ पे इनको वेक्टर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ये जो वोल्टेज है ये मूव करा, जीरो से स्टार्ट हुआ और ये मूव करते हुए यहाँ तक आ गया। वोल्टेज करंट को 90 डिग्री या π/2 रेडियन लीड कर रही है। ये वोल्टेज करंट को क्या कर रही है? लीड कर रही है। और करंट क्या कर रहा है? लैग बिहाइंड है। ठीक है, तो हम ये जो ग्राफिकल, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, इनको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ये जो O से I है, ये क्या शो कर रही है? मैक्सिमम पीक वैल्यू, करंट की मैक्सिमम पीक वैल्यू शो कर रही है। और ये जो O से V है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो क्या समझेंगे? जो वेक्टर हम यहाँ पर बनाएंगे वो वेक्टर, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या शो करेगी? वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और जो यहाँ वोल्टेज के लिए जो वेक्टर यूज़ किया, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या शो करेगी हमें? मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज। ठीक है, और ये जो वेक्टर रोटेट करेगा, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है एंटी क्लॉकवाइज, ये अपनी यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा 90, और फिर ये इस तरीके से मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ 180, 270 और फिर ये 360। तो ये रोटेटिंग वेक्टर, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, वो वही होगी जो कि इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज की स्पीड होगी। अगर हम एक वेक्टर की एंगुलर रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बात करें, ओमेगा, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और ये जो वोल्टेज है V, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी, सेम होंगी। ये हमारे पास कंसेप्ट था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। हम अपने जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो हमारे टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकली टॉपिक्स हैं, उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे? वोल्टेज और करंट को चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ सर्किट में, डिफरेंट सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है वो किस किस्म का हो रहा होता है। हमारे पास दो सर्किट हैं यहाँ पे फिलहाल, AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं AC थ्रू रेजिस्टर। अगर किसी सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ हो और उसके साथ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा हुआ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। वो सर्किट क्या कहलाएगा? व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स इट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक AC वोल्टेज लगी हुई है। वोल्टेज का एक्सप्रेशन V = V0 साइन थीटा। ये साइनसॉइडली इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। हम इस सर्किट में करंट के बिहेवियर को देखते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वोल्टेज इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करेगी और फिर दोबारा डिक्रीज करती हुई जीरो को अप्रोच करेगी। तो ये साइनसॉइडली चेंज हो रही होती है। यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हम करंट का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट का बिहेवियर क्या होगा। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर इधर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। और अगर जैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा
नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस गुजरने वाले करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। इस इक्वेशन से करंट का एक्सप्रेशन क्या किया, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस आर गुजर रहा है, हमने डिवाइड बाय आर किया, वी ओवर आर, वी नॉट ओवर आर साइन थीटा। वी ओवर आर हमारे पास क्या होता है, करंट, V ओवर आर करंट, V नॉट ओवर आर मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू के साथ जो करंट आएगा वो करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ये जो वैल्यू है ये भी साइनोसॉइडली है, ये साइन थीटा हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये साइनोसॉइडली वेव्स फॉर्म बनाएंगे, ये जो चेंज आएगा इनमें कैसा आएगा, साइनोसॉइडली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं, या कोई लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। रेजिस्टिव सर्किट में याद रहे, रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास जो ग्राफ बनता है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करती है टाइम इंटरवल 0 से T/4 में, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करती है वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज करती है वैसे वैसे करंट डिक्रीज कर रहा होता है। फिर जीरो का अप्रोच, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, वोल्टेज अपनी नेगेटिव पीक को अप्रोच कर रही होती है, करंट भी साथ साथ अपनी नेगेटिव पीक को अप्रोच कर रहा होता है। फिर वोल्टेज अपनी जीरो वैल्यू को अप्रोच कर रही होती है, वैसे वैसे करंट भी अपनी जीरो वैल्यू को। तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये जो रेड वेव है ये VT कर्व बनाई हुई है, ये एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वोल्टेज भी और करंट भी, यहाँ पर नेगेटिव भी यहाँ पर पॉजिटिव भी। और फिर उसी के साथ ब्लैक वेव यहाँ पे क्या है, IT कर्व, करंट की वैल्यू को एक्सप्लेन कर रही है। वाई एक्सिस पर हमने ये एक्सप्रेशन करंट का एक्सप्रेशन लिया हुआ है, करंट की वैल्यू ली हुई है। तो सेम फेज दोनों वेव्स एक साथ अपने राइज करती हैं, एक साथ फॉल करती हैं। इससे मुराद क्या है कि ये दोनों इन फेज हैं। हम इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को, एक वेक्टर हमने वोल्टेज के लिए बनाया, एक वेक्टर हमने आई के लिए बनाया। जब ये वेक्टर्स अपनी जीरो एक्सिस पर होंगे, जब ये वेक्टर अपनी जीरो एक्सिस पर होंगे, इट्स मीन ये इनकी वैल्यू जीरो हो रही होती है, इनकी वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर हमने क्या शो किया हुआ है, पैरेलल, ये दोनों सेम फेज हैं। यहाँ पर हमने क्या शो किया हुआ है, ये वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज। मतलब जैसे जैसे ये दोनों जीरो पे होंगे, फिर दोनों ही एक साथ 90 पर आएंगे, मैक्सिमम होंगे, फिर दोनों ही एक साथ 180 पर, और फिर दोनों ही एक साथ 270 से जीरो, सेम इनकी रोटेशन होगी। यहाँ पर ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, सेम फेज हैं। रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू VI। हमारे पास एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू VI है, इसी से हम कन्वर्ट करके I²R कर सकते हैं, इसी से हम V² ओवर R एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर है वो हमारे पास पावर डिलीवर्ड कह लें या पावर डिसिपेशन कह लें, तो वो हर इंटरवल में पावर जो है वो डिसिपेशन हो रही होती है। किस एक्सप्रेशन के साथ, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, दोनों वेव्स यहाँ पर क्या है, करंट भी पॉजिटिव है और हमारे पास वोल्टेज भी पॉजिटिव है। पहले इंटरवल में, पहले ये चौथे हिस्से में टाइम के 0 से T/4, उसमें वोल्टेज भी जीरो एक्सिस से ऊपर है और करंट भी जीरो एक्सिस से ऊपर है। इट्स मीन दोनों वोल्टेज और करंट। हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज देखें ग्राफ में जीरो एक्सिस से ऊपर है तो क्या आएगा, प्लस, करंट क्या है प्लस, ये भी ऊपर, तो पावर हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव, प्लस प्लस पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव आएगी। सेम एज इज जब ये दूसरे में आएंगी तो दूसरे इंटरवल में भी जीरो से ऊपर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पावर क्या आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव आएगी। फिर ये दोनों वेव्स अपने क्या नाम है, जीरो एक्सिस से नीचे की तरफ है तो ये दोनों नेगेटिव है, वोल्टेज की वैल्यू भी नेगेटिव और करंट की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर पावर का एक्सप्रेशन हम जब लिखें P इंटू V, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पावर इसमें भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर थ्रू आउट द साइकिल पावर डिलीवर्ड या पावर डिसिपेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सर्किट है AC थ्रू कैपेसिटर, इसको डिस्कस करते हैं। AC थ्रू कैपेसिटर, इट इज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
एसी थ्रू कैपेसिटर, जिस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हम एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं वो सर्किट क्या कहलाता है? कैपेसिटिव एसी सर्किट। When a capacitor is connected to an AC source, it is called capacitive AC circuit. AC सर्किट में क्या होता है, अगर हम यहां पर कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट करंट लगाएं तो यहां पर फ्लो ऑफ करंट होगा या नहीं होगा? तो याद रहे जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता, डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, मैं दरमियान में कोई बल्ब लगा देता हूँ, ये बल्ब जैसे जैसे बैटरी में यहाँ पर हम ये जो पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का, यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा इसमें से गुजरेगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा, और फिर ये चार्ज यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर डिपॉजिट हो रहा है, जब तक ये प्लेट चार्ज हो रही है उस वक्त तक तो यहाँ पर ये बल्ब जल रहा होगा। उसके बाद ये बल्ब जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट प्रॉपर मुकम्मल चार्ज हो जाएगी उसके बाद ये रुक जाएगा, मतलब कि सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए हल्की सी ब्राइटनेस देगा, उसके बाद फ्लो नहीं होगा। अब इन प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स में गैप होता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। चार्ज फ्लो क्यों नहीं कर सकता? इस कैपेसिटर के दरमियान में मीडियम होता है प्लेट्स के दरमियान में, तो ये चार्ज सिर्फ प्लेट तक पहुंचता है, इससे आगे फ्लो नहीं कर सकता। तो याद रहे कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता। हम इसको सिंगल वर्ड में क्या याद रखेंगे कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। जो कैपेसिटर है वो अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है, उसमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजर रहा होता है। यहां पर अल्टरनेटिंग करंट का मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल लेता हूं जिसमें एक टर्मिनल, एक साइड उसकी पॉजिटिव और एक साइड उसकी क्या है? नेगेटिव। अब यहां पर जैसे ही ये एसी वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक को जाएगी, ये एसी वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक को जाएगी, वैसे वैसे ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा होगा। ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की एक प्लेट चार्ज हो रही होगी। जिस साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव साइड आ रही है एसी की, उस साइड पर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहां पर क्या हो रही है? चार्जिंग। ये कौन सा इंटरवल है? यहां पर साथ साथ मैं ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ साथ इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर अगर हम टाइम पीरियड की बात करें 0 से लेके T/4, ये टाइम पीरियड का पहला चौथा हिस्सा जिसमें वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। ये ब्लैक वेव जो मैंने बनाई हुई है ये कंसीडर कर लें किस चीज़ की है? VT कर्व। ये टाइम और वोल्टेज के दरमियान में जो हमने ग्राफ बनाया, ये ब्लैक वेव जो शो कर रही है VT कर्व है, ठीक है। और ये जो रेड वेव है ये किसकी है? चार्ज की। यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये जो कैपेसिटर की प्लेट है वो क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। कैपेसिटर की प्लेट क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। उसके बाद इस साइड पर T/4 इंटरवल के बाद इसने वोल्टेज ने क्या करना है? डिक्रीज करना है। जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होगी, ये एसी वोल्टेज की बात हो रही है, यहां पर वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वैसे वैसे इस साइड पर वोल्टेज डिक्रीज, और यहां पर क्योंकि चार्ज स्टोर हो चुका है इसकी वोल्टेज क्या हो गई? हाई। इस कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो गया है, पोटेंशियल हाई हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल लो हो रहा है, बतदरीज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा कि हाई से लो की तरफ जो चार्जेस हैं जो स्टोर हुए थे वो वापस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। वो वापस क्या होना शुरू हो जाएंगे? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। पहले 0 से T/4 में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और फिर T/4 से
T/2 टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ एसी होता है कैपेसिटर में या नहीं होता। तो हमने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चौथे हिस्से में, पहले चौथे हिस्से में फ्लो ऑफ करंट हुआ, फिर दूसरे चौथे हिस्से में फ्लो ऑफ करंट हुआ। कैसे हुआ, पहले चौथे हिस्से में चार्जिंग हो रही थी, चार्ज इधर से फ्लो हुए, उस तरफ प्लेट पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गए। फिर दूसरे चौथे हिस्से में क्या हुआ, यही कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। क्यों डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे वापस इस तरफ हो गया, क्योंकि इसका जो वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। T/4 टाइम इंटरवल के बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या होना शुरू हो गई थी, डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। उसके बाद ये नेगेटिव पीक, अब ये क्या हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब हम यहाँ पर सेकेंड हाफ की, ये वाला कौन सा हाफ था, 0 से T/2 वाला पॉजिटिव हाफ था। अब हम बात करते हैं कि इसने पोलैरिटी चेंज कर ली। यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये कौन सा टाइम पीरियड है, T/2 से T, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ। ये कौन सा था, पॉजिटिव हाफ। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा और ये इस प्लेट को क्या करना शुरू कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इट्स मीन करंट बन रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज। उसके बाद ये यहाँ पे ग्राफ में देखें, जब ये कैपेसिटर नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज कर रहा था तो ये वाला इंटरवल बन रहा है टाइम पीरियड का, T/2 से 3T/4 ये वाला इंटरवल बन रहा है। यहाँ से ये रेड डॉटेड क्या शो कर रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्यों चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट पर चार्जिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ से चौथा इंटरवल शुरू होता है, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। उसमें क्या होगा, ये जो वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अपनी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होगी, इधर कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हुआ है, इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो हो रहा है। तो यहाँ से चार्ज, ये जो कैपेसिटर पे स्टोर हुआ चार्ज था, वापस क्या फ्लो कर देता है, इधर से फ्लो होके वापस एसी की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो रही है यहाँ पर, डिस्चार्जिंग। तो चौथे इंटरवल में क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग। हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले इंटरवल में हुई चार्जिंग, दूसरे में डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, तीसरे हिस्से में, टाइम पीरियड के तीसरे हिस्से में चार्जिंग, और फिर क्या हुई, डिस्चार्जिंग। तो आपने इसको, ये जो तरीका है ये क्या है, लॉजिकली हम इसको देख रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल में, एसी के कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे हो रहा होता है। कंप्लीट साइकिल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से एसी में से कैपेसिटर में से एसी फ्लो कर रही होती है। तो हम इसको क्या याद रखेंगे, कैपेसिटर अलाउज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट, कैपेसिटर ओनली अलाउज अल्टरनेटिंग करंट। अब हम इसको देख लेते हैं मैथमेटिकल। आपकी बुक में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ की हुई है। हम उसको यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन था V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे चार्ज स्टोर हो रहा था, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखा, ये जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं चार्ज के लिए, V की जगह क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ V की जगह, V0 साइन ओमेगा टी। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 साइन ओमेगा टी। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, क्या आएगा, C V0 साइन
ओमेगा टी। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर जैसे जैसे चेंज इन करंट चेंज इन चार्ज, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे सर्किट के अंदर करंट बन रहा होता है। हम यहाँ पर करंट के ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर करंट किस अंदाज से बन रहा होगा, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे चार्ज स्टोर हो रहा था और करंट वहाँ पर मैक्सिमम था। जैसे जैसे वोल्टेज अपने मैक्सिमम तक जा रही है चार्ज स्टोर हो गया। जब ये चार्ज मुकम्मल स्टोर हो गया उस वक्त जो करंट है डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होते होते जीरो को अप्रोच करेगा। मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, जब चार्ज स्टोर हो जाएगा करंट का बहाव रुक जाएगा, मतलब कि ये करंट जो है वो अपने जीरो को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद अगले इंटरवल में करंट अपनी नेगेटिव पीक को पहुंचेगा। यहाँ पर इस इंटरवल में क्या हो रहा है, चार्ज जो है डिस्चार्ज, कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज है, करंट का फ्लो दोबारा बना और करंट मैक्सिमम तक गया। उसके बाद थर्ड इंटरवल में करंट जो है, यहाँ पर थर्ड इंटरवल में कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो रहा है, उस वक्त भी करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, करंट भी अपनी जीरो तक पहुंच गया, जीरो पॉइंट तक पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उस वक्त करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उस वक्त ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, द ऑपोजिशन to the opposition offered by the capacitor to the flow of AC अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। इसका एक्सप्रेशन है XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, 1 ओवर 2 पाई FC। यहाँ पर XC का जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ पर लार्ज होगी, फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज होगी तो जो XC की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, स्मॉल, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल होगी तो XC की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। ये MCQs आपने ध्यान में रख लेने। ये था हमारे पास AC थ्रू अ कैपेसिटर। इसको आपने ये लॉजिकली हमने इसको समझ लिया। बुक के अंदर इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो स्लोप के साथ दी हुई है। यहाँ पर हम उसको स्लोप को एक्सप्लेन कर देते हैं। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस पर जो क्वांटिटी चेंज हो रही है डिवाइड बाय डेल y ओवर डेल x। हमारे पास y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो क्या है, करंट, और जो y क्वांटिटी हमारे पास चार्ज है, और x एक्सिस पर क्या है, टाइम। डेल q ओवर डेल t हमें क्या दे रहा होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ क्वांटिटी करंट। यहाँ पर हमारे पास करंट का जो ग्राफ बन रहा है उसका स्लोप आ रहा है। यहाँ पर देखें कि जब स्लोप हमारे पास इस अंदाज से आएगा, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो क्वांटिटी देगा वो मैक्सिमम क्वांटिटी देगा। जब हमारे पास स्लोप होगा हॉरिजेंटल तो ये क्वांटिटी हमें कौन सी देगा, मिनिमम क्वांटिटी। मतलब कि यहाँ पर डेल Q ओवर डेल T से जो बनने वाला करंट है, हम यहाँ पर स्लोप देखते हैं कि ये जो स्लोप है डेल Q और डेल T, रेड वेव किसकी थी, चार्ज की। हम टाइम के लिहाज से इसका स्लोप देखते हैं। यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम, यहाँ पर ये स्लोप क्या है, वर्टिकल है, तो इससे बनने वाली क्वांटिटी, ये नीली जो वेव है ये किसकी है, करंट की। इससे बनने वाली क्वांटिटी करंट मैक्सिमम है। जब ये स्लोप हॉरिजेंटल होगा उस वक्त ये क्वांटिटी करंट किस पे अप्रोच कर गया, अपनी जीरो लेवल को अप्रोच कर गया। फिर ये स्लोप चेंज होता हुआ दोबारा वर्टिकल होगा, जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर ये स्लोप यहाँ पर
फिर हॉरिजेंटल होगा, करंट अपने जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये स्लोप किस चीज का है? डेल वाई ओवर डेल एक्स हमें क्या देता है? स्लोप। हमने हमारे केस में क्या है? वाई एक्सिस पर चार्ज लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? टाइम। तो डेल क्यू ओवर डेल टी हमें क्या दे रही है? स्लोप ऑफ द करंट। यहां पर आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो स्लोप के लिहाज से है, लेकिन इसको लॉजिकली समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये आपका टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अस्सलाम वालेकुम।